प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका शिक्षक आपका भाई मुकेश सर स्वागत करता हूं यूपी बोर्ड के नंबर 1 प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पे। प्यारे बच्चों, आज हमारे साथ आप एक ऐसे छात्र को देख सकते हैं जिसका रिजल्ट आने वाले 2025 की बोर्ड परीक्षा में आने वाला है। लेकिन उसके पहले ही उस बच्चे के लिए हमने टॉपर स्टार क्यों लगा दिया, क्योंकि ये एक हमारा ऐसा विजय बैच का छात्र है जिसका यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले अभी 2 दिन पहले एक रिजल्ट आया है जेई मेंस का। और जेई मेंस में बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए, 85 परसेंटाइल के साथ जेई मेंस के एग्जाम में बच्चे ने क्रैक किया है। तो प्यारे बच्चों, इस बच्चे की पूरी जर्नी बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है, आप सबको मोटिवेट करेगी, ये मेरा 100% बेटा आपसे वादा है। और ये बच्चा हमारा विजय बैच का छात्र रहा है। कैसी रही इसकी विजय बैच की जर्नी, कब से विजय बैच से जुड़ा, क्या क्या फायदे रहे और कैसे इसने क्लास 12th में पढ़ने के दौरान ही जेई मेंस जैसे एग्जाम में इतने अच्छा नंबर से स्कोर किया। तो बेटा ये सारी बातें आपके आज की इस इंटरव्यू में आपको सुनने के मिलने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो तुम? सबसे पहले सभी बच्चों को नमस्ते। मेरा नाम आदर्श राज मौर्य है। मैं रायबरेली के एक छोटे से गांव ग्राम सोया राजे से हूं। मेरी जर्नी यूपी बोर्ड विद्याकुल हिंदी मीडियम से हुई है। कौन सा गांव बताया तुमने? ग्राम सोया राजे से हूँ सर। ग्राम सोया राजे। ये कहाँ पड़ता है रायबरेली में? सर ये रायबरेली में सर एक ब्लॉक है ऊंचाहार। ऊंचाहार? या सर ऊंचाहार से 5 किलोमीटर है सर। वहीं अच्छा। पड़ता है ग्राम सोया राजे। चलो, तो पिताजी क्या करते हैं बेटा? सर हमारे पिताजी की एक दुकान है ऊंचाहार में। सर वहाँ पर उनकी दुकान बैरिंग की है। अच्छा। या सर छोटी सी दुकान है, हम्म। बैरिंग की सर दुकान है, उसी में सर रहते हैं। अच्छा, पिताजी Yes, sir. वायरिंग की दुकान में काम करते Yes, हैं। sir. तो कितने भाई बहन हो घर पे? सर 2 भाई हैं 2 बहन हैं सर। एक दीदी की शादी हो गई, एक दीदी हैं और एक भाई मेरा थोड़ा बड़ा। अच्छा, एक बड़ा भाई है। Yes, sir. और तुम घर के सबसे छोटे? Yes, sir. सबसे घर के लाडले? Yes, हाँ, sir. सबसे ज्यादा घर में प्यार किसे मिलता? तुम्हें ही? Yes, sir, अभी मिलता है। तो भैया घर के सबसे छोटे बच्चे बेटे हैं ये, और घर के सबसे लाडले बेटे हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे बेटा, क्लास 10th में कितने परसेंटेज आए थे तुम्हारे? हमारे क्लास 10th में 82 परसेंटाइल आई थी। 82 परसेंटाइल आई थी। Yes, क्लास 10th में तुमने कि स्कूल से पढ़ा था कि ऑनलाइन पढ़ाई की थी? सर स्कूल से ही पढ़ाई की थी सर, ऑनलाइन का कोई नॉलेज में था नहीं। अच्छा, तब क्लास 10th में ऑनलाइन के बारे में नहीं पता नहीं था, सर। केवल स्कूल के बारे Yes, में। sir. फिर तुम्हारी स्टार्ट हुई क्लास 11th। Yes, sir. तो हम बहुत स्टार्ट से शुरू करेंगे, बहुत आराम से। देखो ये चर्चा बहुत लंबी खींचने वाली है, ठीक है। और बच्चों ध्यान से सुनिएगा, शायद हो सकता है ये स्टोरी आपको बहुत मोटिवेट करे। तो क्लास 11th तुमने जब शुरू किया, तो क्लास 11th की पढ़ाई कैसे शुरू हुई तुम्हारी? सर क्लास 11th में सर एक मेरा बड़ा भाई है, सर हमारे गांव के हैं। सर उन्होंने 12th में विजया बैच से पढ़ाई की थी। अच्छा, वो कब पढ़े थे विजय बैच में? सर 2024 में सर विपिन नाम है सर, वो भी अच्छा, आए हुए हैं मेरे साथ। अच्छा 2024 में उन्होंने विजय बैच से पढ़ाई की हाँ, थी। यस सर। अच्छा, तो उन्होंने विजय बैच से पढ़ाई किया। उसके बाद जब मैं 11th में आया तो स्कूल की कंपेरिजन में थोड़ा वीक थे। स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई थोड़ा नहीं, मेरे को बेस्ट कंटेंट मिल नहीं पाता था। तो हमने सोचा कि तो क्लास 11th में बेटा तुमने पहले बहुत आराम, चलो तुम थोड़ा सा घबराए से लग रहा है मुझे। क्लास 11th में तुमने मैथ बायो में से पहले किस सब्जेक्ट को चुना, ये बताओ। सर मैंने पीसीएम चुना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। क्यों मैथ चुना? सर क्योंकि सर मुझे इंजीनियरिंग में जाना था, बीटेक करने के लिए। अच्छा, बीटेक करना था, मतलब इंजीनियर बनने का सपना बचपन से ही देखा यस था। सर, इसीलिए तुमने क्लास 11 में मैथ्स लिया। यस सर। तो स्कूल में अपना सबसे पहले दाखिला करवाया, दूसरे स्कूल में गए जिसमें 10th था, वहीं पे 11th सर वहीं पे किए हैं। अच्छा, वहीं 11th किया। यस सर। तो स्कूल जाना रहता था 11th में रेगुलर? से स्कूल नहीं जाना रहता था सर। हम सर से बात कर लिए थे, सर ने कहा आप तैयारी कीजिए, अगर आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा था आप बेस्ट कंटेंट विद्याकुल से लीजिए। सर ने विद्याकुल से बेस्ट कंटेंट लिया और हमने सर 2 साल स्कूल नहीं गया। सर मैं बीच में जाता था, कोई फंक्शन रहता था, ऐसे कभी कभी चला जाता था। अच्छा, स्कूल न जाने का कारण क्या रहा है? सर स्कूल न जाने का कारण यह था कि सर हमको बेस्ट कंटेंट वहाँ से मिल नहीं पा रहा था। अच्छा, तो क्या स्कूल के जो और टीचर्स रहते थे वो तुम्हें कभी ये नहीं बोले कि बेटा तुम स्कूल नहीं आते, तुम्हारा रिजल्ट खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं सर, स्कूल के टीचर तो बोले हैं बेटा स्कूल नहीं आओगे 12th में फेल हो जाओगे। टीचर को भी लगता है कि बच्चा हमारे स्कूल नहीं आ रहा है, घर पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसलिए थोड़ा सा वो रहता है कि बच्चा स्कूल आना चाहिए तो पास हो जाएगा। तो टीचर का ही बोले थे कि बेटा आप स्कूल चले आइए। तो फिर भी इतना कड़ा कदम तुमने कैसे उठाया कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना है, तुम्हें केवल ऑनलाइन पढ़ाई करना है? सर मेरा एक भाई था, उन्होंने कहा सर आपको बेटा 11th में आपको तैयारी करनी है। तो हमने सोचा हमको बेस्ट कंटेंट कैसा मिलेगा, तो हमको विद्याकुल मिला।
अच्छा। हमारे बड़े भाई ने बताया एक विद्याकुल ऐप है जिसमें आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल, इसमें सुमित सर और ऋषि सर, अंकित सर, ये सब बेस्ट टीचर जो भारत के नंबर 1 टीचर हैं जो आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, ये भारत के नंबर 1 उन्होंने बताया था? यस सर। भारत के नंबर 1 बोल दिए, यहाँ पे बच्चे देख रहे हो सोचे होंगे भाई इसको सिखाया गया है। भारत के नंबर उनको सिखाया तो नहीं मैंने तुमको? नहीं सर, आपने कुछ नहीं सिखाया। चलो, तो फिर 11th से पढ़ाई करना शुरू किया। अच्छा, तो 11th के एग्जाम देने जाना पड़ा स्कूल? यस सर। 11th में कैसा रहा एग्जाम वगैरह? सर एग्जाम 11th में बेस्ट था। अच्छा, एक बात यहाँ पे सबसे पहले, हम अभी 12th में बाद में चलेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 11th में कभी ध्यान ही नहीं देते, तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे कि वो कैसे पढ़ाई करें? 11th को मतलब फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं सर, 11th में सर फोकस तो करना चाहिए इसका, क्योंकि सर 11th और 12th आपके लिए जेईई मेंस के लिए मस्ट है। पूरा 11th और 12th ही बेस्ट जेईई मेंस में आता है। तो 11th में जो बच्चे लापरवाही करते हैं, क्या वो जेईई मेंस जैसे एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? सर देखिए सर, अच्छे स्कोर तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको 1 साल ड्रॉप लेना पड़ेगा चैप्टर कवर करने के लिए, रिवीजन के लिए। अच्छा, मतलब ड्रॉप लेके फिर 11th कवर करना पड़ेगा? दोनों 11th और 12th कंप्लीट करना पड़ेगा बेस्ट से, तभी आप जेईई मेंस में बेहतर कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते। बेटा, हमने आपको हमेशा समझाया, जो बच्चे 10 से 11th में आए उन बच्चों को मैं हमेशा कहता हूँ बेटा 11th हमारे स्कूल के लेवल में हम मानते हैं कि भाई स्कूल के एग्जाम होते हैं, और बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता है कि एग्जाम ना देने पर भी स्कूल में बच्चे पास हो जाते हैं। लेकिन वो 11th आपके 12th के बाद कितना हेल्प करता है ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आप जेईई मेंस का एग्जाम दोगे, नीट का एग्जाम दोगे, एनडीए का एग्जाम दोगे, सीयूटी का एग्जाम दोगे, कोई भी एग्जाम दोगे, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बेटा 11th का अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो अगर 11th को मिस किया तो फिर आपको भविष्य में प्रॉब्लम होगी, आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, आपको कुछ दिन उसके लिए अलग से कोचिंग लेनी पड़ेगी। इसलिए आप क्यों अपने समय को खराब करते हो? 11th भी अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो, 12th भी अच्छे से पढ़ाई करो। अच्छा, तो 11th के तुम्हारे एग्जाम हो गए। यस सर। फिर तुमने अच्छा 11th में पढ़ा, तो तुमने 12th में भी विद्याकुल को क्यों चुना? एक प्रश्न हमारे पास बहुत सारे बच्चों के हमेशा आते हैं जो हमसे 11th में पढ़ते हैं और फिर वो 12th में ही पढ़ते हैं। अगर हम कभी बताते कि हमारा बच्चा 11th में भी था, ये 12th में भी था, तो वो 12th में तुमने विद्याकुल को क्यों चुना? क्योंकि सर भैया जो हमारे थे वो एक बार विद्याकुल से पढ़ चुके थे। अच्छा। तो उन्होंने बताया ये यूपी बोर्ड का बहुत बेस्ट कंटेंट देने वाला प्लेटफॉर्म है। अच्छा, तुम्हें भैया की बातों पे मतलब एकदम ब्लाइंड भरोसा था कि भैया जो बोल देंगे वो करना है? हाँ, क्योंकि सर भैया ही बड़े थे, उनका बात मानना था, नहीं जाना किधर था। तुमने खुद जब, अच्छा मान लो भैया के कहने पे तो चलो एक बात है, तो हाथ में मोबाइल तो तुम्हारे रहा होगा। यस सर। तुमने यूट्यूब पे बहुत सारी क्लब वीडियो देखी होगी। यस सर। बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म देखे होंगे। यस सर। अलग अलग देखे होंगे, तो उसमें विद्याकुल को ही क्यों चुना? क्योंकि सर उसमें सुमित सर बेस्ट टीचर हैं। अच्छा। मैथमेटिक्स में जब सर मैं सुमित सर को पहली बार यूआईटी पे देखा तो मुझे लगा कि इससे बेहतर टीचर और कोई है नहीं। अच्छा, सुमित सर की मैथ अच्छी लगी? हाँ, सुमित सर की क्या खास लगा सुमित सर की मैथ में? सुमित सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बच्चों को बहुत इफेक्ट डालता है। अच्छा। हाँ, वो जब पढ़ाते हैं तो बच्चों के लिए बहुत मोटिवेशनल हो जाता है। तो सुमित सर के लिए मतलब मैथ की तरीका तुम्हें बहुत अच्छा लगा? यस सर। और क्या खास लगा तुम्हें कि मुझे विजय बैच से पढ़ना चाहिए? क्योंकि सर विजय बैच में एक वो रहता है, इसे हर बच्चे के लिए विजय बैच में एक मोटिवेशनल रहता है। जैसे विजय बैच में जब हम शुरू में आए थे हाँ। तो सुमित सर से पढ़ाई किया तो सुमित सर के बारे में पता चला, सुमित सर बेस्ट पढ़ाते हैं। तो सुमित सर पढ़ रहे थे। तो विजय बैच तुमने कब ज्वाइन किया था? सर अप्रैल में ज्वाइन कर लिया था। अप्रैल में ज्वाइन कर लिया था, मतलब पिछले साल अप्रैल 2024 में तुमने विजय बैच ज्वाइन कर लिया था। तो अप्रैल में ही ज्वाइन कर लिया, तो अप्रैल से तुमने मतलब मेरे हिसाब से तुम तो शायद पहले दिन से क्लास में रहे होगे विजय बैच की? यस सर। तो विजय बैच की पहली क्लास से लगातार साल भर पढ़ते रहे? यस सर, साल भर लगातार। तो कैसे शुरुआत की विजय बैच में पढ़ने की? शुरुआत कैसे की? मतलब जैसे हमारी क्लास करते थे तो क्लास के बाद नोट्स बनाते थे खुद से? क्लास के बाद सर हम नोट्स बनाते थे। नोट्स बनाने के बाद आपका जो मटेरियल रहता था, डीपीपी रहता था, नोट्स रहती थी आपकी, हैंड राइटिंग नोट्स, डीपीपी सॉल्व करते थे। क्लास 1 घंटे की क्लास रहती थी, उसके बाद नोट्स जो आप देते थे उसको हम पूरा मटेरियल जो आप देते थे डीपीपी सॉल्व करते थे। अच्छा, डीपीपी से कितनी हेल्प मिलती है? जैसे हमने कोई क्लास ली, क्लास के बाद हमें हमेशा 4-5 क्वेश्चन डीपीपी में देते थे। यस सर। तो उसे रेगुलर सॉल्व करते थे? यस सर, उसे रेगुलर सॉल्व करते थे, क्योंकि सर डीपीपी अगर आप नहीं करोगे तो आपको चैप्टर जो है वो वीक रह जाएगा। अच्छा। डीपीपी से बहुत आपको हेल्प होती है, जो पेपर होता है आगे उसमें आपका काफी क्वेश्चन फंस अच्छा, तुमने साल भर की सारी डीपीपी लगाई है? यस सर, सारी डीपीपी लगाई है। तो इस बार जो बोर्ड परीक्षा दी है
उस बोर्ड की परीक्षा में लगभग तुम्हें क्या लगता है कितने परसेंट क्वेश्चन आपने डीपीपी से आए होंगे? सर क्वेश्चन सर काफ़ी आए थे डीपीपी से, जो अच्छा। सर कुंजी बैच चला था हम्म। उसमें सर काफ़ी क्वेश्चन फंसे थे। जो सर आपने 5 सेट दिया था उसमें सर काफ़ी क्वेश्चन फंसे थे कुंजी ठीक बैच है, से। तो डीपीपी रेगुलर सॉल्व करते थे। यस सर। डीपीपी के साथ जैसे हमारे जो हैंड रिटन नोट्स तुम्हें दिए जाते थे, यस सर। उनकी कितनी हेल्प रही तुम्हारी? वो सर हम प्रैक्टिस पे ले लेते थे। अच्छा, हैंड प्रैक्टिस रिटन में नोट्स। खुद से भी नोट्स बनाते थे? यस सर। और जब कभी मान लो अगर कम समय में प्रैक्टिस करना है तो हैंड रिटन नोट्स जो ऐप के अंदर दिए थे रहते थे, यस सर। उनसे प्रैक्टिस हो जाती थी। यस सर। साथ में हमने हर चैप्टर के साथ एक बेटा प्रैक्टिस सीट देते थे, याद है यस तुम्हें? सर। यस सर। प्रैक्टिस सीट लगाई कभी? यस सर। प्रैक्टिस सर हम लगाते थे, सीट प्रैक्टिस सीट। अच्छा, यस सर। अगर उसके क्वेश्चन नहीं आते तो क्या करते थे? सर उसके क्वेश्चन ये तो सर वो आईटी पे सर देख लेते थे। सर कोई लेक्चर आपके एआई जो है उसमें उससे पूछ अच्छा, लेते थे। द्रोणा आई? यस सर। द्रोणा आई ने तुम्हारी कितनी हेल्प की? क्योंकि सर जो क्वेश्चन हमसे फंस जाता था, नहीं आता था, सर हम उससे पूछ लेते थे क्वेश्चन, वो हमको पूरा सोल्यूशन दे द्रोणा देते आई पूरा सोल्यूशन थे। देता यस था। सर। बेटा ये फीचर्स के बारे में बहुत सारे बच्चे शायद नहीं जानते हैं। यस सर। द्रोणा एआई हमने एक ऐसा फीचर ऐप के अंदर ऐड किया है जिस फीचर में आप कहीं पर कभी भी किसी भी समय आपको कोई भी डाउट हो, उसमें आप डाउट की फोटो खींच के भेज दो या क्वेश्चन टाइप करके भेज दो, वो उसका पूरा सोल्यूशन निकाल के दे देगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं। बेटा आप एक बार इसे यूज करिएगा, आपको इसका अनुभव बहुत अच्छा लगेगा। साथ में तुम्हें आज बेटा बताए इसी चीज को द्रोणा एआई में जो बच्चों को इतनी हेल्प मिल रही है, इसी के बेस पर बेटा हम 2027 तक में अपना एक रोबोटिक मॉडल लाना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत आपको बैच के साथ बेटा एक ऐसा रोबोट सिस्टम देंगे जो कि रोबोट आपके क्लास की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। और हो सकता है बैच के साथ वो आपके घर पर फिजिकल तौर पे पहुंचे। और उस रोबोट के माध्यम से आप इमेजिन करो हम कहाँ तक सोच रहे हैं। एक रोबोट होगा, उस रोबोट आपकी स्टडी टेबल पे रखा होगा और उस रोबोट के माध्यम से आप कोई भी डाउट उससे पूछोगे, वो जैसे अभी तुम द्रोणा एआई के बता रहे हो, यस सर। अब वही फोटो सेम करके काम डालो। वही हमारा रोबोट करेगा। यस रोबोट से कोई भी पिक्चर अगर दिखा दोगे, रोबोट उसका जवाब पूरा बता देगा। यस ठीक है, तो द्रोणा एआई से हम लोग इतना मोटिवेट हुए कि हमें अगली टेक्नोलॉजी इस तरह से बनानी चाहिए। और ये हमारी टेक्निकल टीम जो कैमरे के पीछे काम करती है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग लगातार दिन रात इस तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, तो डीपीपी हो गई, प्रैक्टिस सीट हो गया, सोल्यूशन हो गया। विजय बैच में तुम रेगुलर जैसे हम 5 से 6 घंटे क्लासेस चलाते हैं, Yes, तो sir. विजय बैच की क्या तुम पूरी क्लास कर लेते थे? जैसे पूरी क्लास करने के बाद हम्म। जो सर आप डीपीपी देते थे, अच्छा, सर टोटल हम सर 8 से 9 घंटा पढ़ाई करते थे। 8 से 9 घंटा। हाँ, यस सर। कभी तुम्हें क्लास बढ़ने लगी? कई बार कई बच्चे को लगातार कमेंट आते हैं कि सर आप विजय बैच में रोज 5 घंटे की क्लास चलाते हैं। एक 12th का बच्चा है, उसे Yes, sir. फिजिक्स भी हम रोज रेगुलर दे रहे हैं, केमिस्ट्री भी रेगुलर दे रहे हैं, बायो या मैथ भी रेगुलर चल रही है, हिंदी इंग्लिश इवन रोज चल रही है। कई बार बच्चों को कमेंट आते हैं कि सर घर पे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, सर क्लासेस बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि क्लास बहुत ज्यादा है? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगा कि क्लास बहुत ज़्यादा है। नहीं तो कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं क्लास बहुत ज़्यादा है, क्लास नहीं करनी चाहिए। सर एक्चुअल में होता क्या है ना सर, जो बच्चे क्लास नहीं करते उनका बैकलॉग बन जाता है। वो आगे इफेक्ट डालता चला जाता है, उनके माइंड में ये नेगेटिविटी डालता है कि क्लास अब नहीं हो पाएगी मेरे से, अब ये नहीं होगा। तो भैया थोड़ी सी मेहनत कर लो, 1 साल की तो बात होती है, हर दिन पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आराम से हजम हो जाएगा। और नहीं पढ़ोगे अचानक याद आएगा बैकलॉग आ गया इतना ज्यादा, बैकलॉग आने के बाद सर पे बोझ आ गया ना, नेगेटिविटी आ जाती है बच्चे से। हाँ, तो भाई साहब रोज पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, रोज पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। जैसे बच्चे ने क्या बताया कि 5 घंटा बैच से पढ़ना, फिर 3 से 4 घंटा अपना खुद का पढ़ना, 8-9 घंटे के डेली रूटीन रहा। यस सर। डेली रूटीन 8-9 घंटे का चलता रहा। तो विजय बैच में तुम्हें सबसे खास बात, अगर मैं तुमसे एक चीज पूछूं, बहुत आराम बताना, ठीक है, कि विजय बैच में सबसे खास बात क्या लगी? तो उसमें खास बात ये लगी है क्योंकि सर सुमित सर और अंकित सर और ऋषि सर, सर ये जो टीचर थे, सर टीचर से मुझे सर इतना बेनिफिट मिला है कि सर मुझे जेईई मेंस तक इनसे पता चला जेईई मेंस होता क्या है। एक्चुअली में सर मैं जिस गांव से, उस गांव में सर जेईई मेंस अब तक किसी ने निकाला नहीं है, किसी को पता ही नहीं जेईई मेंस है क्या। सोच लो बेटा कि जिस गांव में पता भी नहीं किसी को जेईई मेंस है क्या, जेईई मेंस होता क्या है, उस गांव में बच्चे ने विजय बैच के क्वालिटी कंटेंट के दम पर आज जेईई मेंस जैसे एग्जाम में अपना झंडा गाड़ा है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अब बेटा सबसे बड़ी बात आती है कि तुमने बताया कि सुमित सर हो गए, ऋषि सर हो गए। ऋषि सर तो हिंदी पढ़ाते, उनका जेईई मेंस में आया नहीं होगा सर। उनका बोलने का तरीका है ना सर, अच्छा वो पसंद आया। यस सर, वो अच्छा, मोटिवेट कर देते हैं जेईई मेंस होता अंकित क्या सर का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। है। यस सर।
अच्छा, तो और फिजिक्स में तुमने बताया नहीं यार, फिजिक्स में सर अभी तो कुछ पढ़ाया ये सर तुम्हें। सर आपको सर कंटेंट तो इतना बेस्ट फिजिक्स सर। में क्या है, फिजिक्स में तुम्हें लगा कि कुछ क्वेश्चन आए जेईई मेंस में? ये सर हाँ। काफी क्वेश्चन आए सर मेरे फिजिक्स में सर 94 परसेंटाइल बनी है सर, सबसे ज्यादा फिजिक्स परसेंटाइल। में 94 परसेंटाइल बनी है, ये बच्चा मेरे बारे में इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि मैं सामने बैठा हूँ, है ना। सबसे ज्यादा फिजिक्स में परसेंटाइल ये है सर 94 फिजिक्स में सर परसेंट। जो आप महामैराथन चले सर उसमें इतना बेनिफिट मिला मेरे को सर, जैसा लगता था जेई मेंस पूरा कॉपी हो चुका है। अच्छा, तो पूरा फिजिक्स मतलब फिजिक्स से सारे क्वेश्चन फंस गए। यस सर, जब मैं अच्छा। सर बैठा सर जेई मेंस के पेपर में हम्म। सर मुझे लगता है सर सब तो मुकेश सर ने पढ़ा दिया, अब क्या है। बेटा हम लोग केवल एक ही चीज पे भरोसा करते हैं कि हमें क्वालिटी देनी है। यस सर। कई बार हम लोगों ने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो बच्चों को बहुत छोटे लेवल का कंटेंट पढ़ाते हैं, मतलब वो कंटेंट जो कि ना तो यूपी बोर्ड परीक्षा में आना है, ना तो आगे की किसी एग्जाम में आना है। लेकिन होता क्या है कि उनके पास बच्चे भर भर के यूट्यूब पे पढ़ाई करते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो इतना आसान आसान बताते हैं कि उसे आसान से आसान बच्चा समझ जाए। लेकिन फिर पता क्या होता है कि वो कंटेंट उनके एग्जाम में नहीं आता है। यस सर। फिर वो बच्चा वहां पे जाके उन टीचरों के बारे में भला बुरा बोलता है। लेकिन उस बच्चे को समझाना ही बहुत बड़ी बात है। आज शायद हो सकता है तुम्हारा इंटरव्यू बहुत मोटिवेट करे। इन बच्चों में से बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे जो इस साल 2025 की बोर्ड परीक्षा के बाद 2026 की बोर्ड परीक्षा देंगे। उन बच्चों को शायद ये इंटरव्यू मोटिवेट करे। चलो, तो विजय बैच बेटा तुम्हारा कब खत्म हो गया था? सर विजय भाई सर हमारा लगभग जुलाई सर अगस्त में खत्म हो गया नहीं था। ना, अक्टूबर नवंबर में अक्टूबर, यस सर, अक्टूबर में में खत्म हुआ था। ठीक है, तो अक्टूबर नवंबर में जब विजय बैच खत्म तब तक तुमने एक बार सिलेबस पूरा कंप्लीट कर यस लिया सर, था। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के अच्छा, फिर उसके बाद तुम्हें लक्ष्य बैच स्टार्ट हुआ। बाद यस सर, लक्ष्य बैच का सर बेनिफिट बहुत था क्योंकि सर उसमें रिवीजन जो हमने विजय बैच में पढ़ा है उसका सर पूरा रिवीजन हो जाता है, पूरा पूरा रिवीजन एक हो गया। तरफ से। तो लक्ष्य बैच के क्या अलग से नोट्स बनाए थे? सर लक्ष्य बैच के जो मेन पॉइंट रहते थे सर उनको सर हमने कॉपी पे बनाया है पूरा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सर रिवीजन करने का मेन पॉइंट ये है कि आप लिखते क्या है। क्योंकि सर लेक्चर में होता क्या है सर, 2 घंटे का लेक्चर है तो सर अगर आप नोट्स नहीं बनाए होते हैं तो आप उसमें भूल जाते हैं। अच्छा, तो लक्ष्य बैच में तुमने सारे पॉइंट जो है नोट किया, अलग से एक नोट्स बनाए उसके। यस सर। ठीक है, तो एक बात बताओ कि लक्ष्य बैच में जैसे पढ़ रहे थे तो लक्ष्य बैच के अलग नोट्स बना रहे थे, यस तो सर। उस टाइम पे विजय बैच वाली नोट्स से भी क्या रिवीजन कर रहे थे? ये सर जो कंटेंट मेरे को, जैसे आपने कुछ चैप्टर आगे के हैं तो मुझे पीछे का कुछ पढ़ना है तो मैं विजय बैच से जो नोट्स बनाई थी मैं उसको उठा के एक बार पलट लेता था कि हाँ अच्छा, रिवीजन कर सकते। एक बहुत बड़ा प्रश्न है, मैंने अभी मोबाइल इसलिए उठाया, बच्चों के पार्ट से कुछ प्रश्न आते हैं मेरे पास तो मैंने वो पॉइंट लिख रखा है। तुम्हारे अनुसार से अगर मैं पूछूं कि ऑफलाइन मतलब कोचिंग जाना या ऑफलाइन स्कूल जाना, उन सब को छोड़कर तुमने विद्याकुल चुना, ऐसा क्या कारण रहा कि तुमने ऑफलाइन को चुना नहीं? ऑफलाइन बहुत सारे बच्चे होते हैं हमारे यूपी बोर्ड के जो कि यूपी बोर्ड के एक सब्जेक्ट की कोचिंग वहाँ करने जाएंगे, दूसरे सब्जेक्ट कोचिंग वहाँ करने जाएंगे, 4 से 5 घंटे कोचिंग बिताएंगे। तो तुमने वो सारी चीज़ें क्यों नहीं कहीं चुनी कि ऑफलाइन पढ़ लें? क्योंकि सर ऑफलाइन में होता क्या है ना सर, आप वो फिजिक्स के टीचर अलग हैं, मैथमेटिक्स के टीचर अलग हैं, केमिस्ट्री टीचर अलग हैं, इनका पैसा भी ज़्यादा लगता है। 400 रुपये 500 रुपये आप फीस देंगे तो उस क्लास में एंटर होंगे। अच्छा, और दूसरी बात सर ये है क्योंकि सर ऑनलाइन का बेनिफिट ये है क्योंकि ऑनलाइन से हमें नोट्स, डीपीपी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारे टीचर हमको अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ पर, सारे टीचर वहाँ पर। अच्छा, मतलब तुम्हें वहाँ पे फीस का इशू था कि फीस ज्यादा लगेगी? सर फीस ज़्यादा लग अच्छा, रही है। तो क्या तुम्हें कभी लोगों ने नहीं बोला कि आसपास के लोगों ने या आसपास के टीचर्स ने कि ऑफलाइन नहीं जाओगे, केवल ऑनलाइन पढ़ोगे तो तुम्हारे नंबर कम आ जाएंगे? ये सर काफ़ी लोग बोले कि ऑनलाइन में क्या पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में वही लेक्चर लेके चले जाते हैं, उसमें करते क्या हैं, ऑफलाइन में जाइए, ऑफलाइन में बढ़िया पढ़िए। हमने पर मुझे जब मैं ऑफलाइन में देखा बच्चों को तो पता चला कि बेस्ट कंटेंट वहाँ मिलता ही नहीं है, सिर्फ बच्चे जाते हैं और घूम के चले आते हैं। अच्छा, लेकिन बहुत जगह अच्छा कंटेंट भी हाँ मिलता है। बहुत जगह अच्छा है, लेकिन हमारा माहौल जैसा होता है अच्छा, ना। एक चीज है, तुम्हारे यहाँ जैसे ऑफलाइन कोचिंगें चलती हैं, जो भी ऑफलाइन कोचिंग चलती है वो कब तक चलती है? मतलब क्या पूरा एग्जाम टाइम तक चलती है? सर दिसंबर तक चलती है या जनवरी बस। दिसंबर में क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि सर जो टीचर होते हैं उनका लोड बढ़ जाता है स्कूल में सर, वो अपना काम वाम करने लगते हैं। अच्छा, सर इसे एडमिट कार्ड बनाना ये है। अच्छा,
तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग जो भी, तुम्हारे यहाँ नहीं बेटा, ये पूरे यूपी का हाल है कि ऑफलाइन जो भी कोचिंग चलती हैं वो दिसंबर जनवरी तक बंद हो जाती हैं। Yes, sir. लेकिन विद्याकुल ने तुम्हारा साथ कब तक दिया? सर पूरा लास्ट तक साथ दिया सर, उसके रिजल्ट आने के बाद भी सर पूरा साथ दिया है। रिजल्ट आने के बाद भी ठीक Yes, sir. साथ चल रहा है बेटा। यही लिए हम बच्चों से कहते हैं कि देखो, अच्छा होता क्या है ना कि एक बच्चा होता है जो हमसे इस टाइम पे सबसे ज्यादा बच्चों को कॉल आ रहे हैं, सर हम ऑफलाइन जाएं या ऑनलाइन जाएं। ऑफलाइन जाएं तो इस सब्जेक्ट की कोचिंग अलग करनी पड़ रही है, सब्जेक्ट कोचिंग अलग करनी पड़ रही है, सब्जेक्ट कोचिंग अलग करनी पड़ रही है। ऑनलाइन में देख रहे हैं तो कोई अलग यूट्यूब चैनल है, कोई ये संस्था है, कोई वो संस्था है, हम कहाँ जाएं। अच्छा, बड़ा कंफ्यूज है बच्चा इस समय। ये कंफ्यूजन पता कब तक रहेगा? ये कंफ्यूजन बेटा आपसे लेकर के दिसंबर तक रहेगा। यस सर। दिसंबर तक ये कंफ्यूजन बना रहेगा। दिसंबर में हमारे पास वो भीड़ आती है, तुमने भी देखा होगा। यस सर। हम लोग भी देखते हो, साल भर पढ़ाते हैं तो कितने कम बच्चे लाइव पढ़ते हैं। अचानक दिसंबर में क्या होता है कि हमारी क्लास में 20-20, 25-25 हजार बच्चा लाइव आने लगता है। यस सर, 35-35 हजार बच्चा लाइव रहता है। 35 हजार बच्चा लाइव आता है। अब वो बच्चा पता है 2 महीने में सोचता है कि हम टॉपर बना दें। बताओ कैसे बना दें? तुम बताओ, क्या 2 महीने में मैं हमसे पढ़ के या किसी से भी पढ़ के 2 महीने में टॉपर बना जा सकता है? सर ऐसा तो नहीं है कि 2 महीने में टॉपर बना जा सकता है, क्योंकि सर उसका बेस ही नहीं मजबूत, तो सर टॉपर कैसे बनेगा? तो 2 महीने में टॉपर हम कैसे बना दें? उस बच्चे के पास बड़े कंफ्यूजन रहते हैं। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ इन बच्चों से कि भाई तुम एक चुन लो, या ऑफलाइन चुन लो या ऑनलाइन चुन लो। अगर ऑनलाइन चुन लोगे तो हमारे तुम्हारे बीच में आज से ही वो दोनों के बीच में वो समझ पैदा हो जाएगी। तुम हमें समझने लगोगे, हम तुम्हें समझने लगेंगे, और तुम हमारे अनुसार पढ़ रहे होते हो। बच्चा दिसंबर में आता है, तब तक वो हमारी चीजों को समझने में और एब्जॉर्ब करने में तब तक उसको समय लग जाता है, 15-20 दिन, महीना भर। फिर उसके साथ जब तक हमारे कनेक्शन बिल्ड होते हैं तब तक पता चलता है उसके एग्जाम आ गए। अब फिर वो कहता है गुरुजी हम टॉपर नहीं बन पाए। बच्चा एक्चुअली बहुत घबरा जाता है। घबरा जाता है, एग्जाम का टाइम रहता है, प्रेशर रहता है। अच्छा, लक्ष्य बैच जब तुम्हारा कंप्लीट हुआ तो उसके बाद फिर कुंजी बैच आया। यस सर। कुंजी बैच से कितनी हेल्प मिली थी? सर कुंजी बैच में मुझे हैंड राइटिंग जो सर लिखना रहता है, अच्छा, लिखने का कॉपी। अच्छा, कॉपी लिखना। यस सर। वो बैच हमारा इसीलिए होता ही है कि बच्चे एक्चुअल में होता क्या है ना, हमारा यूपी बोर्ड का पेपर सब्जेक्टिव है। यूपी बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें 95% क्वेश्चन सब्जेक्टिव आते हैं। यस सर। अब अगर बच्चा लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसके इवन कई बार ऐसा हुआ है बेटा, मान लो कि बहुत सारे बच्चे जिनके पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती जिनकी, लेकिन उनकी राइटिंग ना अच्छी होने की वजह से वो अपनी भावनाओं को, अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को कॉपी में अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। यस सर। और वो हमेशा नंबर कम पा जाते हैं। यस सर। इसीलिए हम लोग लास्ट में ये बैच लाना पड़ता है, कुंजी बैच, कि बच्चे ने जितना साल भर पढ़ा है, रिवीजन करा है, उसके बाद फिर हम उस बच्चे से राइटिंग प्रैक्टिस करवा सकें, उससे लिखवा के प्रैक्टिस करवा सकें जैसे एग्जाम में लिखना है। तो क्या तुमने ऐसा किया था? सारे पेपर सॉल्व किए थे अपने से? यस सर, सारे पेपर सर। आपने जो 5 सेट दिया था पेपर मेरे को, सर मैंने सारे सेट सॉल्व किए थे, बाकायदा उसको लिखा था, जैसे आपने बताया था, जैसे लिखने का तरीका पूरा बताया था प्रॉपर। सर मैंने पूरा प्रॉपर लिखा था, पूरा प्रॉपर करा था। जो आपने 5 सेट दिए सर, सारे सेट भी मैंने सॉल्व किए थे, फिजिक्स, सारे सेट सॉल्व किए थे, इंग्लिश, हिंदी। बढ़िया। तो एग्जाम फिर कैसे गए? सबसे पहला पेपर तुम्हारा हिंदी का था। हिंदी के पेपर में क्या एक्साइटमेंट थी? सर हिंदी के पेपर में सर थोड़ा घबराहट तो सर सब बच्चों को रहती है, सर मेरे को भी सर। किस बात की घबराहट थी? सर जब साल भर पढ़े थे, विजय बैच से पढ़े थे, लक्ष्य बैच से पढ़े थे, कुंजी बैच से पढ़े थे, तो घबराहट किस बात की? नहीं सर, घबराहट इस बात की थी सर, वहाँ पर टीचर कैसे मिलेंगे सर, वहाँ पर माहौल कैसा होगा, बस माहौल का था सर। माहौल घबराहट थी। कोई कंटेंट नहीं अच्छा, पेपर की घबराहट नहीं थी, माहौल की घबराहट थी कि एक नई स्कूल में जा रहा हूँ पेपर देने ना, कैसे लोग मिलेंगे। कैसा गया हिंदी का पेपर? सर हिंदी का पेपर बहुत बेस्ट गया। जो सर ऋषि सर ने जो सर 5 मॉडल पेपर दिए थे सर, उससे पूरा कंटेंट फंसा है। वाईटी पे जो दिए थे सर, उससे भी पूरा कंटेंट फंसा है। जो सर कुंजी बैच में दिए सर, उससे तो पूरा फंसा है। और विजय बैच से? सर विजय बैच सर जो उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ाया था सर, उससे ही पूरा आया है। सर उसके बाद एक क्वेश्चन विजय बैच से बाहर तो मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं हो, क्योंकि हमारा ये एक ऐसा बैच होता है जो कि लॉन्ग टर्म बैच होता है। हम बच्चे को बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे होते हैं। विजय बैच में हम लोग से कभी कोई भी चीज स्किप ही नहीं होती है। 100% हम लोग दे देते हैं। तो विजय बैच से मेरे हिसाब से जो बच्चा पढ़ ले उसका बताओ, तुम बताओ कितने % पेपर फंस सकता है? तो उसका सर 95 के सर ऊपर ही, 95% प्लस ही फंसेगा। तो विजय बैच से तो नियम है भाई, विजय बैच में कुछ छोड़ा ही नहीं जाता। यस सर। तो विजय बैच से अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो ये 100% गारंटी भाई कि उसका 95% डन है। हाँ, लक्ष्य बैच में अगर कोई आता है तो फिर थोड़ी सी उसके साथ दिक्कत हो जाती है कि उस समय हम फास्ट पढ़ा रहे थे ना। कुंजी बैच में कोई आया है तो उसके साथ हम केवल पेपर सॉल्व करा रहे होते हैं, है ना।
तो जो बच्चा पहले दिन से पढ़ रहा है, विजय बैच के साथ पढ़ रहा है, उस बच्चे का तो भैया 100% गारंटी, 95% आना ही है। 95। हाँ। तो हिंदी के बाद दूसरा पेपर काहे का था तुम्हारा? हिंदी के बाद मैथ का था। यस सर, मैथ अच्छा, का था। मैथ का पेपर कैसा हुआ? सर मैथ का पेपर सर बहुत बेस्ट हुआ था सर। मैथ के पेपर सर सुमित सर तो सर मैथ के पेपर में तो अच्छा खासा गैप भी था, 7-8 दिन का यस गैप सर, था। 7 दिन का गैप था। हाँ, तो उसमें तो पूरी प्रैक्टिस, पूरा रिवीजन एक बार फिर से हो गया यस होगा। सर, पूरा रिवीजन वैसे तुम सुमित सर के शेर हो, तो तब तो तुम्हारी मैथ अपने आप अच्छी रही होगी। मैथ का पेपर अच्छा गया। यस सर, मैथ उसके बाद क्या क्या पेपर था? मैथ्स के बाद शायद था फिजिक्स का था। केमिस्ट्री, हाँ फिजिक्स फिजिक्स, यस फिजिक्स वाला कैसा गया? सर। फिजिक्स में सर आपका ही था सर पूरा। अच्छा, बढ़िया गया पूरा यस पेपर? सर, पूरा फिजिक्स लिख के आए हो? यस सर, पूरा लिख के आए। कितने परसेंट की उम्मीद है फिजिक्स की? अगर मैं बात सर, करूँ, फिजिक्स में कितने नंबर आएंगे? सर 95 प्लस ही रहेंगे। 95% प्लस आएंगे यस फिजिक्स सर, में भी। यस सर। बढ़िया। फिजिक्स के बाद आता है तुम्हारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पेपर था ना? यस सर। केमिस्ट्री का कैसे हुआ? सर केमिस्ट्री का सर अंकित सर ने जो पढ़ाया था सर, जो सुबह पर उन्होंने 5 बजे सर पेपर सॉल्व कराए थे, तो उसमें सर पूरा फंसा था। अच्छा, पूरा पेपर फंसा था यस सर। एक्चुअल में। लेकिन अच्छा, एक बात तुम्हें बताऊं, एक चीज और है बेटा। देखो, तुम विजय वैसे पढ़े थे, यस सर। कुंजी वैसे पढ़े थे, लक्ष्य वैसे पढ़े थे, और तुम बोल रहे हो कि पेपर के दिन जो पढ़ाया उससे फंसा था। यस सर। अब इसमें बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो सोचेगा कि हम भी सर अभी से क्या पढ़े, जब पेपर होगा उस दिन सुबह वाली क्लास कर लेंगे, पूरा पेपर तो वहीं फंस जाएगा, है ना? लेकिन पता है वो बच्चा क्या लगता है तुम्हें, वो पेपर कर पाएगा? अगर उस बच्चे को हम पूरा पेपर ही बता दे, पेपर के ठीक पहले पेपर बता दे, तुम्हें क्या लगता है वो एग्जाम हॉल के अंदर वो पेपर लिख पाएगा? सर वो घबरा जाएगा पहले ही, कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सर उसको तुरंत मटेरियल सुबह पर मिला है और वो रात को सुबह पर पेपर देने चला आया, सर वो लिख ही नहीं पाएगा। रात की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जैसे आप मान लो तुम्हारा 2 बजे से पेपर है, सुबह 6 बजे बेटा मैं सेम टू सेम तुम्हें पेपर दे दूं, ठीक है? तो क्या वो बच्चा जिसने साल भर नहीं पढ़ा, क्या वो बच्चा फिजिक्स के उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है? सर नहीं कर सकता है। मैथ के उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर नहीं सकता है? सर, जब बच्चा सर पढ़ा ही नहीं सर, आगे सर उसको कैसे solve बेटा कर इस पाएगा? भ्रम में कभी मत रहना, ये बहुत बड़ी समस्या है। हर बच्चे की एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि सर पूरा पेपर फंसवा दो, पूरा पेपर। हम तो फंसा देंगे, हम तो भैया तुम्हें पूरा पेपर एग्जाम के 2-3 दिन पहले 100% पूरा पेपर, क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस है यूपी बोर्ड कहाँ किस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछेगा। बाल पक चुके हैं, आप देख सकते हो ये बाल बेटा पढ़ाते पढ़ाते पके। 14 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और हमें सब पता है कि पेपर का लेवल किस लेवल का होगा, वो हमारा एक्सपीरियंस कहता है। हम उस तरह का पेपर बना देंगे, लेकिन हमें ये पता है जो बच्चा साल भर नहीं पढ़ा वो बच्चा पेपर नहीं कर पाएगा। यस। और वही बच्चा आके फिर हमें कहता है सर आपका पढ़ाया पेपर नहीं आया। हमारा पढ़ाया आता है लेकिन बच्चा कर नहीं पाता। तो तुम क्या कहोगे, जैसे अगर मान लो इन बच्चों के लिए जो अभी इंतजार कर रहे हैं कि अभी हम किसी से, मतलब अभी वो इधर उधर यूट्यूब पे टहल रहे हैं, यूट्यूब पे मोटिवेशन ले रहे हैं कि अप्रैल से कैसे पढ़ें, जुलाई से कैसे पढ़ें, जून से कैसे पढ़ें। ये वाली वीडियो देखी कभी? अच्छा, यस सर। अप्रैल से कैसे पढ़ाई करें, यस सर। फिर आती मई से कैसे पढ़ाई करें, फिर जून से कैसे पढ़ाई करें। वो वीडियो इन लोगों को बहुत मोटिवेट करती है। वो वीडियो इन बच्चों को इतना मोटिवेट करती है, इन्हें लगता है कि चाहे जब जिस महीने से पढ़ाई करेंगे उस महीने से हम टॉपर बन जाएंगे। कैसा पॉसिबल है कि जिस महीने से इनका मन करे उस महीने से पढ़ के टॉपर बन जाएंगे? ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सर आपने सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा पूरा, पूरा कोर्स आपने कंप्लीट नहीं किया, आप कैसे सोच सकते हैं कि सर मैं। भाई सबसे बड़ी बात बच्चा बोल रहा है कि अगर आपने सब्जेक्ट ही पूरा कंप्लीट नहीं किया तो रिवीजन कैसे करोगे, पेपर कैसे सॉल्व करोगे? वही। अब अगर कोई बच्चा पूरा सॉल्व पर फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, डेरिवेशन नहीं पढ़ा, उस बच्चे को अगर कोई न्यूमेरिकल दे दोगे जो सेम टू सेम पेपर में आने वाला है, कैसे कर पाएगा? सर नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और पहली बात तो होता है, तुमने देखा होगा फिजिक्स में हो चाहे मैथ में हो, कभी कोई डिजिट भी तो चेंज करके सवाल पूछे जाते हैं। यस सर। केमिस्ट्री में आएंगे डिजिट चेंज करके सवाल। अब उन सवालों को बिना पढ़ा हुआ बच्चा कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर डिजिट चेंज होने के बाद सर बच्चे के अंदर एक घबराहट आ जाती है। सर मैंने पढ़ा तो यही कॉन्सेप्ट था, पर डिजिट चेंज में इसको नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा, जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक नहीं कर Yes, पाएगा। sir. और पढ़ने का मतलब है कि साल भर पढ़ना यस सर, पड़ेगा। उसको प्रॉपर पढ़ना ही पड़ेगा। साल भर ना, वो ये नहीं कि अगस्त से पढ़ ले टॉप कर जाएगा, दिसंबर से पढ़ ले टॉप कर जाएगा, ये सब बच्चा ये सब कब कहने से की पढ़ने बात पे है। टॉप करेगा? अगस्त से पढ़ ले, दिसंबर से पढ़ ले। नहीं, ये तो वो तो सोचता है, ये तो बच्चा सोचता है, Yes, ठीक है। sir. जो अभी तुम्हें देख रहे हैं वो सोच रहे हैं कि अगस्त से पढ़ के टॉप करें, दिसंबर से पढ़ के टॉप करें। वास्तव में कब से पढ़ के टॉप होंगे? तो वास्तव में सर वो अप्रैल से लगेगा तो सर हाँ टॉपर तो सर उसका बनना निश्चय है। भैया, समझ रहे हो? अगस्त से पढ़ के टॉप नहीं हो सकते, दिसंबर में पढ़ के टॉप नहीं हो सकते, अप्रैल से पढ़ के टॉप कर सकते हो। और अप्रैल चल रहा है, आज अप्रैल में ही हमारा इंटरव्यू हो रहा है। इस बच्चे से कल ही मेरी बात हुई, मेरी नहीं बात हुई, संकल सर की बात हुई, ऋषि सर की बात हुई। उन्होंने बताया कि सर आपका एक स्टूडेंट है, हम सबका एक स्टूडेंट है जिन्होंने जेईई मेंस में इतने अच्छे स्कोर किए हैं। अभी हमने कहा बच्चों को बुलाइए, ऑफिस में बैठ के बच्चे के साथ चर्चा करते हैं। और बेटा आप सब भी मेहनत करके पढ़ाई करो,
आज से पढ़ाई शुरू कर दो। इतना सोचोगे तो पता नहीं कब ये समय गुजर जाएगा और फिर सिर्फ पछतावा होगा। सिर्फ अपनी इस गलती का खामियाजा कुछ तो अपने आप को दोगे और कुछ अपने टीचर्स को दोगे कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया। भाई ऐसा दिन क्यों लाना, है ना। यस सर। हमें शुरू से पढ़ना चाहिए। यस सर। तो पेपर तुम्हारे जब हो गए तो पेपर के बाद, अब इसमें बहुत सारे बच्चे में 2025 वाले जो देख रहे हैं, जब पेपर हो गए तो पेपर के बाद क्या क्या तुम भी कहीं घूमने नहीं गए? सर हम घूमने सर कहीं नहीं गए सर। पेपर होने के बाद सर पहली बात तो सर हमने सोचा करे क्या, अच्छा। पहला डाउट ये रहता है। फिर जब भाई ने बताया कि आप जेईई मेंस का एग्जाम दे दीजिए, तो मैंने जेईई मेंस का फॉर्म डाल दिया। और जो पीवाईक्यू होते समय मैंने उसको लगाया जो सर आपने विजय भाई जो नोट्स बनाई थी विजय भाई लक्ष्य बैच की, सर इसको रिवीजन करता था और पीवाईक्यू लगा। अच्छा, क्या जेईई मेंस में भी विजय बैच के नोट्स से तुम्हें हेल्प मिली? ये सर बहुत हेल्प मिली सर, 60% सर हेल्प। जेईई मेंस जैसे एग्जाम में विजय बैच के नोट्स से तुम्हें हेल्प मिली? ये सर उसका कंटेंट बेस्ट रहता है ना सर। बेटा हम लोग 100% हर साल हम उस पर मेहनत करते हैं। अब इस साल जो बच्चा हमसे पढ़ेगा 2025-26 के लिए, उसके लिए हम फिर उन नोट्स को अपडेट कर रहे हैं। हर साल अपडेट करते हैं। वो ये नहीं कि एक बार बना लिया वही नोट्स बच्चों को देते जाए। हर साल उनमें अपडेट जारी है। तो विजय बैच के नोट्स से और क्या बताया तुमने? पीवाईक्यू। यस सर, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घर पे ही प्रैक्टिस की खुद से? यस सर, घर पे सर खुद। अच्छा, तो मतलब तुमने एग्जाम के बाद एक भी दिन का गैप नहीं किया कि चलो थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, कहीं घूम के आते हैं, टाइम ही नहीं था ना, नानी के गांव होकर आते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहा? नहीं सर, केवल पढ़ाई करना ही नहीं सर, क्योंकि जेईई मेंस देना था। तो जेईई मेंस का एग्जाम दिए तो वहां पे तुम्हें समझ में आया कि विजय बैच की अहमियत है? यस सर। क्वेश्चन मिले? यस सर, काफी क्वेश्चन मिले थे। अच्छा। फिजिक्स में सर मेरे को लगता है सर 60% फिजिक्स में पूरा फंसा था। अरे बढ़िया। केमिस्ट्री में सर 50% फंसा था। ठीक है, बढ़िया। तो अभी जेईई मेंस में तुम्हारा कितने परसेंटाइल आया है? सर हमारा जेईई मेंस में 84 परसेंटाइल आया है। फिजिक्स में सर सबसे ज्यादा है 94 परसेंटाइल। 84% परसेंटाइल जेईई मेंस जैसे एग्जाम में आया है, जिस बच्चे ने केवल विजय बैच से पढ़ा, लक्ष्य बैच से रिवीजन किया, कुंजी बैच से अपने पेपर सॉल्व किए। आज इस बच्चे के 84 परसेंटाइल किसमें है? जेईई मेंस जैसे एग्जाम में। यूपी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जो कि 2-4 दिन के अंदर आने वाला है, उसमें तुम्हें कितने परसेंट की उम्मीद है? कितने परसेंट? उसमें सर मेरे को 90 प्लस रखते हैं। 90 प्लस 100%? यस सर। भरोसा है खुद पे? यस सर। रिजल्ट आएगा तो हमें बताओगे? यस सर, सबसे पहले बताएंगे। रिजल्ट आने के बाद तुम्हारे पास कोई आ जाए कि भैया लो इतना ले लो? नहीं सर, ये सब ये तो नहीं होगा। जहाँ सर हमने पढ़ाई किया सर उसको कैसे कह सकते हैं? 100% ना। यस सर। भाई हमारे बच्चे, हमें कोई स्टेट रैंक 1 की परवाह नहीं है, और क्योंकि बेटा स्टेट रैंक 1 पे रेट लग चुका है पहले। ये सर बाकी सब बच्चों को सर स्टेट रैंक 1 पे रेट लग चुका है भाई। यूपी बोर्ड में भी होने लगा आजकल ये सारी चीजें कि लोग पता नहीं क्या करते, स्टेट रैंक 1 ही। हम पता है, हम तो आज इस बात से खुश होते हैं कि हमने इस साल लगभग 8-7 लाख बच्चे यूट्यूब के अंदर पढ़ाए और 7-8 लाख बच्चे एप्लीकेशन के अंदर पढ़ाए। टोटल मिला के हमने 15 से 16 लाख बच्चे पढ़ाए। हमारा उस 15 से 16 लाख बच्चे में से अगर हमारा 12 लाख बच्चा भी फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए, 13 लाख बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाए, तो ये हमारी जीत है ना। यस सर। जो बच्चा 60% पा रहा था, वो बच्चा अगर 90% पा जाए तो ये हमारी जीत है। यस है ना। तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर विद्याकुल से नहीं पढ़ते तो कितने परसेंट आते? 60% आते। आज तुम 90% बोल रहे हो, ये हमारी जीत है। हम ये चाहते हैं, हमें कोई रैंक 1 नहीं चाहिए, हमें बच्चों का अच्छा भविष्य चाहिए। और हमें हमारे जो बच्चे जहां सोच रहे हैं उससे ज्यादा, मतलब अगर 70 सोच रहा है तो 95 पा जाए, 60 सोच रहा है तो 90% पा जाए, ऐसे बच्चे चाहिए। और वो बच्चे चाहिए जो केवल बोर्ड पर ही ध्यान ना दे। आज हमें गर्व है इस बात का कि हमारे विजय बैच का एक छात्र जेईई मेंस जैसे एग्जाम में इतने अच्छे नंबर लाता है। हमें गर्व है इस बात का कि हमने केवल बोर्ड परीक्षा पर ही ध्यान नहीं दिया, बोर्ड परीक्षा के साथ साथ ऐसे एग्जाम के लेवल पे हमने बच्चों को पढ़ाया। हमारा बच्चा कल 90% पा करके जेईई मेंस में सेलेक्ट होता है, किसी आईआईटी कॉलेज से बीटेक करता है, बीटेक करने के बाद एक बड़ी जॉब करता है, ये हमारे लिए सक्सेस है। ऐसा नहीं कि हमारा स्टेट रैंक 1 बच्चा है, उसके बाद पता चला सीयूटी का एग्जाम ना निकाल पाए, है ना। अच्छा, तुम्हारा स्टेट रैंक 1 आ जाए, उसके बाद पता चला तुम सीयूटी का एग्जाम ना क्वालिफाई कर पाओ, क्या मतलब स्टेट रैंक 1? सर क्या ही मतलब, क्या ही मतलब बंदा यूपी बोर्ड टॉपर हो गया लेकिन सीयूटी का। हाँ, तो ये कहानी होती है। तो बेटा चलो प्यारे बच्चों,
आप सबके लिए इस बच्चे की इस कहानी से शायद मेरे हिसाब से आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा। अच्छा, मैं अगर तुम्हारे माध्यम से इन बच्चों को एक संदेश देना चाहते हो तो क्या दोगे, जो इस साल 2025-26 के लिए पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा? सर उन बच्चों के लिए संदेश है कि सर विद्याकुल एक अपने आप में परिवार जैसा है सर। बेस्ट कंटेंट, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट फैकल्टी देता है। अच्छा, ये सर विद्याकुल से पढ़ें। ये सर विद्याकुल से सर सभी बच्चे सर जो 2026 का पेपर बोर्ड यूपी बोर्ड देना चाहते हैं सभी बच्चे विद्याकुल से ही पढ़े, क्योंकि सर विद्याकुल में क्वालिटी है, बेस्ट कंटेंट है। चलो बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आपने इस बच्चे का पूरा इंटरव्यू देखा होगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। शायद मेरे हिसाब से ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे अनुभव आपके बीच होंगे, क्योंकि ये एक बच्चा ऐसा है जिससे मेरी फ़ोन पे बात भी नहीं हुई थी। अंकल सर और ऋषि सर के माध्यम से ये बच्चा ऑफिस आया है। जब इस बच्चे की कहानी मैंने सुना तो मैंने कहा कि भैया तुम्हारी ये मोटिवेशनल कहानी हमारे हजारों बच्चों को मोटिवेट कर सकती है, तो हम एक बार तुमसे ऑन कैमरा बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये रही इस बच्चे की कहानी। मिलते हैं किसी अगले बच्चे के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार।